कभी कभी लगता है ना, सिलेबस इतना ज़्यादा है, टॉपिक्स बोरिंग लगने लगते हैं, डेटा याद नहीं होता और इंडियन इकोनॉमी में ए ग्रेड लाना, ए प्लस ग्रेड लाना या ओ ग्रेड लाना मुश्किल लगता है। पर आज मैं आप सभी लोगों से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इंडियन इकोनॉमी में ए ग्रेड स्कोर किया या लिया, बिना लास्ट मिनट पैनिक के या बिना किसी भी चीज़ का रट्टा मारे। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो GNDU के अंडर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही BA या BSc इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि यहाँ पर मैं जो भी स्ट्रैटेजीज बताऊँगा तुम इसी को फॉलो करोगे, क्योंकि यार देखो, किसी और की स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, मेरी भी सुनते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे, बस ट्रस्ट करना होगा। किसी और की बेफिजूल की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज का यूज़ मत करना जो उसने खुद कभी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करी हैं या अपने टाइम पर अप्लाई नहीं करी हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अ लायर विल हैव बेटर स्टोरीज देन द वन हु होल्ड्स द एक्चुअल ट्रूथ। और ये बात लाइफ में बहुत जगह पे वैलिड होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार देखो, गोल्डन रूल, किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करो तो इस तरह से करो कि अगर उस पर कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को 7 पेजेस तक एक्सटेंड करने का कंटेंट हो तुम्हारे पास, 7 पेजेस तक लिखने का कंटेंट हो तुम्हारे पास। आंसर लिखना किस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर मोस्टली कॉमन ही रहता है हर एक सवाल के आंसर में। एक तो सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद एजम्पशंस लिखी जाती हैं अगर वो कोई थियोरी है तो, अगर नहीं है तो इसके बाद सीधा पॉइंट आता है उसके फीचर्स का, रोल का या इंपॉर्टेंस का। वहीं अगर वो कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है, कोई आयोग है, जैसे नीति आयोग तुम पढ़ोगे आगे, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। आफ्टर दैट उसकी क्रिटिसिज्म्स आती हैं या फिर उस चीज़ से क्या इम्पैक्ट आया है वो आता है। और इससे भी पहले अगर कोई वो आयोग या लॉ है तो तुम ये भी लिख सकते हो कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, यानी उस लॉ को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने किन चीज़ों के ज़रिए या किन चीज़ों का इस्तेमाल करके किया। आफ्टर दैट एक सॉलिड कंक्लूजन। तो ये 5 से 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हर एक क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप लिखने होते हैं, उसे 7 पेजेस तक एक्सटेंड करने के लिए। साफ सीधी सी बात, इसको अच्छे से याद कर लो। ये टेम्पलेट है, स्ट्रक्चर है या एक मैप है जिससे तुम्हें हर एक क्वेश्चन को करना होगा। ठीक, उसके आगे इंडियन इकोनॉमी के नेचर को समझो। इंडियन इकोनॉमी में डायग्राम्स कम पर डेटा, फैक्ट्स, टेबल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। इसीलिए तुम्हें इन सब को याद करने के लिए क्या करना होगा, एक अलग रजिस्टर बनाना होगा। जैसे जैसे तुम टॉपिक्स करते जाओ, चैप्टर्स करते जाओ, तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो भी डेटा, फैक्ट, टेबल, डायग्राम आते जा रहे हैं उन्हें टॉपिक लिखो और उस टॉपिक के अंदर जो भी डेटा, डायग्राम, फैक्ट वगैरह आ रहा है उसे लिखते चले जाओ एक अलग रजिस्टर में। इसमें तुम्हें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस ये डेटा वगैरह ऐड करने हैं। ठीक, ये डेटा वगैरह ऐड करना चैप्टर वाइज और उसकी रेगुलर रिविजन्स करते रहना, बस रोज़ देखते रहना। एक नया डेटा ऐड किया तो उससे पिछले वाले डेटा पर नज़रें मार ली, सीधी सी बात। रोज़ थोड़ा थोड़ा पुराना वाला भी देखते रहो ताकि नया करते हुए पुराना ना भूल जाए। बस बहुत ज़्यादा रट्टा मारना नहीं है, याद करना नहीं है, बस रिवीजन करनी है, देखना है, अपने आप याद हो जाता है। उसके बाद फोकस्ड टॉपिक स्ट्रेटेजी, मतलब तुम्हें कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, गिने चुने भी नहीं है वैसे कुछ तुम्हें किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी है। देखो अभी तो सेमेस्टर यार देखो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि हर एक टॉपिक पर इक्वल फोकस करो, किसी टॉपिक पर ज़्यादा या किसी टॉपिक पर कम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, समझ लो जिसने मेरी ये वीडियो देखी पर अच्छे से तैयारी नहीं करी, एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, अब डेट शीट आ चुकी है पर उसने कुछ खास नहीं किया, तो वो क्या करे, उस टाइम पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स उठाओ, उसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को ढूंढो और उन्हें करो, जो कि गिनती के कुछ 16-17 क्वेश्चन ही होते हैं जो ज़्यादातर 10 सालों में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जो तुम्हें करने होंगे। पर अभी के लिए ये रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो सब कुछ करो, स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक आराम से करो और चैप्टर वाइज डेटा रजिस्टर लगाओ एंड रेगुलर रिविजन्स करते रहो।
बस, ठीक है। और यार देखो, रेगुलर ना पढ़ने का रीज़न क्या है, मुझे ये बताओ जो नहीं पढ़ते। मैं तुम्हें 2 सिचुएशंस देता हूँ। एक में जब पेरेंट्स दूसरों के सामने जाकर कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये अच्छा है। या फिर जब वो कहें कि बस पास होने जितना कर लेता है, ये अच्छा है। मेरे हिसाब से तो पहली कंडीशन अच्छी है, पहली ऑप्शन ज़्यादा अच्छी है। तो मैं पता है कि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बहुत फ्रीडम दी हुई है। सच बताऊं तो कॉलेज जाता हूं तो कॉलेज से अगर मुझे लेट आना हो, मैं बस कॉल करके बता देता हूं कि मैं यहाँ जा रहा हूं फ्रेंड के साथ, या फिर वहाँ जा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। मतलब मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना, चाहे वो कॉलेज के बीच में से हो, चाहे मैंने कोई लेक्चर ना लगाया हो, उसमें से हर एक चीज़ मैं घर वालों को बताता हूँ। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए नहीं कि वो मुझे हमेशा डांटते हैं या मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रोक लगाते हैं, नहीं, पर मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। अगर उन्होंने शायद रोक टोक लगाई होती मुझ पर, या रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती, या बहुत हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते, तो शायद उनके उस रोक टोक को तोड़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता। पर भरोसा तोड़ने में ना मज़ा नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल होता है। रोक टोक तोड़ना फिर भी आसान है, पर भरोसा तोड़ना बहुत मुश्किल। और मुझे नहीं लगता कि आज के इस टाइम पे किसी के भी पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। तो इसीलिए उनका भरोसा मत तोड़ो और पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, उन्हें प्राउड फील करवाओ, खुद के चेहरे पे भी मुस्कान लेके आओ और मुझे भी खुश कर दो। चलो, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो यार, ये तो काफ़ी वैसे पता ही होगा सबको कि किस तरह से इकोनॉमिक्स पेपर को स्पेशली GNDU में प्रेजेंट तुम्हें करना होता है। हर एक क्वेश्चन के आंसर को 7 पेजेस तक एक्सटेंड करना आना चाहिए। उसी तरह से टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और हर एक क्वेश्चन को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। देखो यार, अगर तुम्हें पेपर में 3 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो करो, 2 क्वेश्चन अच्छे से नहीं भी आते हैं तो उनके रिलेटेड तुम्हें जो आता है, जो भी आता है उसे लिख दो। पर अगर बाय चांस भगवान ना करे ऐसा सवाल आ जाए जो तुमने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा हो, तो इससे अगला मेरा एक लेक्चर आएगा, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो तुम्हारे सेक्शन A का पहला टॉपिक है, उसको अच्छे से कर जाना। और वो तुम उसमें डायरेक्टली चेप सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच कर दूंगा और उस नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक को पूरा खोल के समझा दूंगा तुम लोगों को। तो अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो भगवान ना करे जिसके बारे में तुम्हें कतई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है, तो तुम उसमें वो लिख के आ सकते हो। बाकी जो पता है उसे अच्छे से 7 पेजेस तक खींचना ज़रूरी है। आगे 36 पेजेस कंप्लीट कर लेना। वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हर क्वेश्चन 7 पेजेस का तुम करोगे, 5 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे, तो 36 पेज तक तो यार तुम पहुंच ही जाओगे। उसके बाद देखो 35 पेजेस भरेंगे ना, 7 पेजेस का एक सवाल करना है, 5 करने तो 35 पेजेस होंगे। बाकी जो लास्ट वाला है उसकी कंक्लूजन को थोड़ा सा लंबा कर दो, 36 पेज तक पहुंच जाओ। जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ये डेटा, फैक्ट्स, टेबल, डायग्राम ज़रूर देना और उसे अंडरलाइन कर देना, ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, एग्जामिनर की नज़र पड़े उस पर। राइटिंग स्पीड को थोड़ा फास्ट करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो रोज़ 15-20 मिनट रोज़। एंड हैंड राइटिंग ना तुम्हारी ब्यूटीफुल नहीं भी होगी तो चलेगा, सुंदर नहीं लिखना है, पर अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझने लायक होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर बना के लिखना है हैंड राइटिंग को अपनी। रहने दो, मैं नहीं बोलूँगा तुम खुद समझदार समझ लो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल बना के लिखो अपने पेपर को, बस अंडरस्टैंडेबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, डेटा फैक्ट्स वगैरह होने चाहिए, अंडरलाइंड होने चाहिए, उस पर नज़र जानी चाहिए, 7 पेजेस में क्वेश्चन होना चाहिए, 36 पेजेस पूरे भरने चाहिए, आंसर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स। अब देखो यार, पेपर में जब तुम समझ लो एक सेक्शन ए में से तुमने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है पैटर्न क्या होता है, हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी, 5वां क्वेश्चन किसी भी एक सेक्शन से कर लो। तो समझ लेते हैं कि सेक्शन ए में से तुम्हें दोनों सवाल करने हैं, जवाब करने हैं। आंसर 1 करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचो, फिर आंसर 2 शुरू करो। 2 खत्म होने के बाद अब सेक्शन बी स्टार्ट होगा, तो बी स्टार्ट होने से पहले ये 2 लाइनें ऐसे करो, फिर बी सेक्शन स्टार्ट करो, और ये स्केल से करना, हाथ से मत मार देना। सेक्शन बी हो गया, फिर सेक्शन बी का एक सवाल किया, फिर सी का स्टार्ट होने से पहले 2 लाइनें,
वैसे ही पांचों सवाल करने के बाद, पेपर कंप्लीट होने के बाद, ये 4 लाइनें इस तरह से मार देना, पेपर की समाप्ति कर देना। और इसी तरह से बस यही सब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। ये छोटी मोटी चीज़ों से ना मार्क्स डबल हो सकते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ए के पहले टॉपिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, बीए बीएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।